सलाम दोस्तों। शाम में क्या हो रहा है? शाम की खाना जंगी 10 लाख लोगों की जान ले गई जबकि 70 लाख लोग बेघर हो गए। शाम में बशार असद की हुकूमत क्यों खत्म हुई, इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह गैस पाइपलाइन है। रूस दुनिया में कुदरती गैस पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। यह हर साल 586 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस पैदा करता है, जिसका 49% हिस्सा यूरोप खरीद लेता है और रूसी गैस पाइपलाइन के जरिए तुर्की जाती है और फिर वहां से यूरोप जाती है। आज से 30 साल कबल कुतर में गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ था, जिसके बाद कुतर दुनिया में गैस पैदा करने वाला छठा बड़ा मुल्क बन गया। ये सालाना 181 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस पैदा करता है। कुतर 27 लाख आबादी का छोटा सा मुल्क है। गैस इसकी जरूरत से 1000 गना ज्यादा है, लिहाजा इसके पास फरोख्त के अलावा कोई ऑप्शन नहीं और उसका करीबी तरीन खरीदार यूरोप है। दूसरी तरफ यूरोप रूस की ब्लैक मेलिंग से तंग था। इसने सऊदी अरब और अमेरिका की मदद से कुतर से गैस पाइपलाइन यूरोप लाने का फैसला कर लिया। इससे ये रूस की मुसलसल ब्लैक मेलिंग से भी आजाद हो जाता और गैस की कीमत भी कम हो जाती। पाइपलाइन कुतर से सऊदी अरब, ऑर्डन और शाम से तुर्की पहुंचनी थी और वहां से इसने यूरोप की लाइन के साथ मिल जाना था। अमरीकी कंपनियों के साथ सौदा हुआ और उन्होंने जॉर्डन तक पाइपलाइन बिछा दी। ये मंसूबा रूस के लिए नाकाबिल कबूल था। इसने बशार असद को इशारा किया और उसने पाइपलाइन शाम से गुजारने से इनकार कर दिया। कुतर, सऊदी अरब और अमेरिका बशार असद से नाराज हो गए और उन तीनों ने मिलकर 2011 में दाइश और अलकायदा को शाम में घुसा दिया। अब यहाँ ये जहन में रखें, सऊदी अरब, कुतर और अमेरिका और दाइश और अलकायदा एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन जब जाती मुफाद का मामला आया तो ये सब एक दूसरे के दोस्त बन गए। सऊदी अरब और कुतर ने माली मदद दी और अमेरिका ने असलहा, और उन दोनों तंजीमों ने 2011 में शाम की ईंट से ईंट बजा दी। ताहम रूस और ईरान सदर बशार असद की मदद करते रहे। इस मदद की 2 वजूहात थीं। रूस हर सूरत पाइपलाइन रोकना चाहता था और ये काम बशार असद के बगैर मुमकिन नहीं था, जबकि ईरान शिया होने और हिजबुल्लाह की मुआवनत की वजह से बशार असद की सपोर्ट कर रहा था। बहरहाल शाम की खाना जंगी 10 लाख लोगों की जान ले गई जबकि 70 लाख लोग बेघर हो गए। किस्सा मुख्तसर 10 साल की लड़ाई के बाद पाइपलाइन का मंसूबा खटाई में पड़ गया और शाम में अमन हो गया, लेकिन फिर नवंबर 2024 में अचानक इसमें एक नया मोड़ आया और बशार असद की हुकूमत खत्म हो गई। शाम में तब्दीली की दूसरी बड़ी वजह नॉन स्टेट एक्टर्स यानी दहशतगर्द तंजीमें हैं। शाम में 2011 से 6 बड़े और खौफनाक मिलिशिया काम कर रहे हैं। पहली मिलिशिया अलकायदा है। ये शुरू में अलकायदा थी, फिर ये अल-नुसरा फ्रंट बन गई और अब ये हयात अल-तहरीर अल-शाम के नाम से काम कर रही है। इसे दर पर्दा सऊदी अरब, तुर्की और इसराइल की मदद हासिल है। दमिश्क और हलब समेत शाम के बड़े शहर और इलाके इस वक्त इसी के कब्जे में हैं। दूसरी मिलिशिया का नाम फ्री सिरियन आर्मी FSA है। ये तंजीम शामी फौज के बागी जवानों और अफसरों ने बनाई थी और इसे तुर्की की हिमायत हासिल है। तुर्की इसे असलहा भी दे रहा है और सरमाया भी। तुर्की के ज्यादातर बॉर्डर एरियाज और शहर इस के कंट्रोल में हैं। तीसरी मिलिशिया दाइश है। इसे इराक, सऊदी अरब और किसी हद तक अमेरिका की हिमायत हासिल है और ये शाम की इराकी सरहदों पर काबिज है। चौथा मिलिशिया अहरार अल-शाम है। इसे कुतर की सपोर्ट हासिल है और उसका मकसद पाइपलाइन का इलाका क्लियर करना है। पांचवी मिलिशिया जैश अल-शाम है। इसे सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत हासिल है और ये दमिश्क के मुजाफात में काम कर रही थी। रूस ने इसके खिलाफ खौफनाक ऑपरेशन किए थे, जिसके बाद इसकी लीडरशिप तुर्की में पनागुजीन हो गई थी। और छठी मिलिशिया सरीन डेमोक्रेटिक फोर्स है। ये कर्दों की तंजीम है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा मुआविन है। ये शाम में दरियाए फरात के किनारे आबाद तमाम शहरों पर काबिज है। इसे अमेरिका एयरकोर भी देता है और उसने इसके इलाकों में अड्डे भी बना रखे हैं। शामी हुकूमत और फौज 13 साल से इन 6 मिलिशियाओं से लड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं, रूस और ईरान शामी फौज की मदद कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ग्राउंड पर सिर्फ शामी जवानों को लड़ना पड़ रहा था और शामी जवान 13 साल लड़ कर थक चुके थे और उनमें अब मजीद लड़ने की सकत नहीं बची थी। अब यहाँ ये भी याद रखें, हमारी पाकिस्तानी फौज के साथ भी यही हो रहा है। हमारी फौज भी 2007 से मुसलसल मुल्क के अंदर और बाहर लड़ रही है। हमारे दुश्मन इस जंग के जरिए इसे भी शामी फौज की तरह थका देना चाहते हैं। लिहाजा हमने अब ये फैसला करना है, हमने शाम बनना है या फिर मुत्तहिद और आज़ाद रहना है।
शाम की तबाही की तीसरी बड़ी वजह इसराइल था। इसराइल को हमास और हिजबुल्लाह ने बेदस्त ओपा कर रखा था। हिजबुल्लाह शिया मुसलमानों की तंजीम है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें सुन्नी दरविज़ और ईसाई भी शामिल हो गए हैं, लिहाजा ये कसीर अलमजहबी जमात बन चुकी है। इसके पास लबनान की ज़मीन, ईरान की नज़रियाती और जिस्मानी सपोर्ट और रूस की टेक्नोलॉजी और असलहा है, और उसे ये सारी सहूलतें शाम के जरिए मिलती हैं। ईरान और रूस अपना असलहा, टेक्नोलॉजी और मुजाहिदीन जहाज़ों के जरिए शाम भिजवाते हैं, और ये ज़मीनी रास्ते से लबनान में हिज़्ब-अल्लाह के ठिकानों पर पहुंच जाता है और बाद अज़ा इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होता है, जबकि हिज़्ब-अल्लाह के बरक्स हमास को मिस्र की इख्वान अल मुस्लिमीन की हिमायत हासिल है, और ये सुन्नी मुसलमानों की जमात है। इसराइल को एक तरफ से हमास और दूसरी तरफ से हिज़्ब-अल्लाह ने जकड़ रखा था। मिस्री हुकूमत सरेदस्त इख्वान अल मुस्लिमीन और हमास के खिलाफ है। मिस्री सदर अब्दुल फटाह अस्सीसी ने इख्वान के सदर मोहम्मद मरसी को फांसी की सजा दे दी थी। इसराइल इस हकीकत से वाकिफ है, लिहाजा इसने हमास का जोर तोड़ने के लिए अक्टूबर 2023 में गजा की ईंट से ईंट बजा दी, और ये सिलसिला अब तक जारी है। दूसरी तरफ इसने 28 सितंबर 2024 को बैरूत में हिज़्ब-अल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला करके इसके सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया। इसराइल ने इस दौरान ईरान पर भी बरारास्त हमले कर दिए। पेजरस और वाकी टाकीज के ब्लास्टर्स के जरिए भी हिज़्ब-अल्लाह के 33 का रुकन शहीद और 4000 जख्मी कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद हमास और हिज़्ब-अल्लाह अभी तक इसराइल के लिए खतरा है। इसराइल समझता है ये जमातें किसी भी वक्त हमें खौफनाक नुकसान पहुंचा सकती हैं, और ये खदशा गलत नहीं है। हिज़्ब-अल्लाह और हमास में ये पोटेंशियल मौजूद है। रूस इस सारी सूरत हाल में ईरान और शाम का सबसे बड़ा सपोर्टर था, और इस सपोर्ट का हमास और हिज़्ब-अल्लाह को फायदा हो रहा था, लेकिन बदकिस्मती से ये यूक्रेन में फंस गया। इसकी फौज का 70% हिस्सा और बड़े माशी वसाइल यूक्रेन में खर्च हो रहे हैं, लिहाजा ये कोई नई जंग नहीं छेड़ सकता। इसराइल ये भी जानता है 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठा लेगा और यूक्रेन में जंग बंदी इसका पहला टास्क होगा। जो बाइडन के मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप रूसी सदर पुतिन के ज्यादा करीब हैं, ये उन्हें यूक्रेन जंग के खात्मे पर राजी कर लेंगे, और उसके बाद रूस के पास शाम के लिए वक्त भी होगा और वसाइल भी, और इससे ईरान, शाम और हिज़्ब-अल्लाह तीनों मजबूत हो जाएंगे। इसराइल के पास सिर्फ 20 जनवरी तक का वक्त है, चुनाचा इसने अपने सारे वसाइल इस्तेमाल किए और 10 दिनों में बशार असद की हुकूमत भी खत्म कर दी, और जिन रास्तों से हिज़्ब-अल्लाह को असलहा, मुजाहिद और सरमाया मिलता था, इसने वहां मुखालिफ मिलिशिया को भी खड़ा कर दिया। दूसरा, इसराइल ने एक ही रात में गोलान की पहाड़ों के शामी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद इसराइली फौज तोपें और टैंक दमिश्क से सिर्फ 40 किलोमीटर के फासले पर रह गए हैं, जिसके बाद इसराइल जब भी दमिश्क पर गोलाबारी करेगा, पूरा शहर 8 घंटों में कब्रिस्तान बन जाएगा। अब सवाल यह है, अब क्या होगा? इसराइल अब हिज़्ब-अल्लाह और हमास को पेश कर रख देगा, जिसके बाद गजा और लबनान दोनों मलबे का ढेर बन जाएंगे। शाम भी अब कभी कदमों पर खड़ा नहीं हो सकेगा, और मुल्क को इस वक्त 6 बड़े मुल्शाज ने आपस में तकसीम कर रखा है। इसराइल चाहेगा ये मुल्शाज आपस में लड़ें, जिसके बाद शाम में खाना जंगी शुरू हो जाएगी, और इस खाना जंगी के बाद शाम 3-4 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। दूसरा सवाल है, आलम इस्लाम का इस पर क्या रद्द अमल होगा? इसका सीधा और सादा जवाब है, आलम इस्लाम खामोश रहेगा। और क्यों खामोश रहेगा? उसकी भी 2 वजूहात हैं। अरब दुनिया हमास और हिज़्ब-अल्लाह को कामयाब नहीं देखना चाहती। अरबों को खदशा है, अगर ये लोग कामयाब हो गए तो फिर उनका इनकलाब पूरी अरब दुनिया को मुतासिर करेगा, और यूं उनकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। और दूसरी वजह गैस पाइपलाइन है। अगर शाम में फसाद होगा और मुल्क टूट जाएगा, तो गैस पाइपलाइन के बेनिफिशरी एक लंबी पट्टी काटकर इसमें अपनी हुकूमत बनाएंगे, इससे पाइपलाइन गुजारेंगे और सालाना अरबों डॉलर कमाएंगे। और अब आखिरी सवाल यह है, क्या रूस इस पाइपलाइन को बर्दाश्त कर लेगा? मेरा ख्याल है यूक्रेन वार ने इसे थका दिया है, लिहाजा ये चंद बरस खामोश बैठेगा, और उसकी खामोशी से शाम की रात गहरी होती चली जाएगी। ताहम मुझे खतरा है इसराइल कहीं 20 जनवरी से पहले ईरान पर भी हमला न कर दे, और अगर ऐसा हो गया तो फिर तीसरी आलमी जंग दूर नहीं रहेगी।